नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में फौरन दो तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भाई ये तो कम पैसों में अपना खुद का काम शुरू करने का, आर्थिक आजादी पाने का एक जबरदस्त मौका है। और फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे देखते हैं एक ऐसे सिस्टम की तरह जो सिर्फ लोगों को जोड़ने पर टिका है, जिसमें असली बिजनेस वाली बात ही नहीं है। तो चलिए आज इसी बहस की हर परत को खोलकर देखते हैं कि सच आखिर है क्या। तो क्या ये वाकई में एक आम इंसान के लिए बहुत कम लागत में अपनी शर्तों पर एक बिजनेस शुरू करने का एक शानदार मौका है? एक ऐसा रास्ता जहां कोई बॉस नहीं होता और इंसान अपने समय का खुद मालिक होता है? या फिर कहीं एक ऐसा हाई प्रेशर सिस्टम तो नहीं जहां प्रोडक्ट बेचने से कहीं ज्यादा जोर अपने ही दोस्तों और रिश्तेदारों को भर्ती करने पर दिया जाता है और इसी चक्कर में रिश्तों में तनाव आ जाता है, एक बहुत बड़ी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ जाती है। इस पूरी तस्वीर को साफ साफ समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में इसकी पड़ताल करेंगे। हम बिजनेस होने के दावे से शुरू करेंगे, फिर कमाई का गणित समझेंगे, पर्सनल ग्रोथ का सच जानेंगे और आखिर में इसमें शामिल जोखिम और इनाम का विश्लेषण करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ता है तो क्या वो सच में एक बिजनेस का मालिक बन रहा होता है? देखिए, इस मॉडल का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो यही एक लाइन है, आज़ादी। कोई बॉस नहीं, ऑफिस जाने का कोई तय समय नहीं, लोग खुद तय करते हैं कि कब, कहाँ और कितना काम करना है। ये एक ऐसी दुनिया का वादा है जो 9 से 5 की नौकरी से बिल्कुल अलग है। लेकिन यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ अपने काम के घंटे तय कर लेना ही बिजनेस का मालिक होना है? क्योंकि बिजनेस के जो असली आधार होते हैं, मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी ब्रांडिंग कैसी होगी या उसकी कीमत क्या रखी जाएगी, इन सब पर तो डिस्ट्रीब्यूटर का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। यहाँ तक कि वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट पर कोई डिस्काउंट भी नहीं दे सकता। अब इस मॉडल के जो समर्थक हैं वो एक बहुत दिलचस्प दलील देते हैं। वो इसकी तुलना किसी मशहूर फास्ट फूड चेन की फ्रेंचाइजी से करते हैं। उनका कहना है कि जैसे एक फ्रेंचाइजी का मालिक बर्गर की रेसिपी या दाम नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी वो एक बिजनेसमैन कहलाता है, कर्मचारी नहीं। ठीक उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी डिस्ट्रीब्यूटर एक बने बनाए सिस्टम के अंदर अपना बिजनेस चलाता है। लेकिन ये जो फ्रेंचाइजी वाला तर्क है ना, इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। एक चीज होती है टेरिटरी प्रोटेक्शन। मतलब अगर किसी ने किसी फास्ट फूड चेन की फ्रेंचाइजी खोली तो कंपनी उसके स्टोर के ठीक बगल में दूसरा स्टोर नहीं खोलेगी, उसे एक सेफ एरिया मिलता है। पर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है कि जिस सोसाइटी में कोई रहता है उसी बिल्डिंग में उसी कंपनी के 50 और लोग काम कर रहे हों। तो सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। अनजाने में ही सही, लोग अपने ही दोस्तों और पड़ोसियों को अपना कॉम्पिटिटर बना रहे होते हैं। चलिए अब दूसरे और शायद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, पैसा। आखिर इस सिस्टम में पैसा आता कहाँ से है? क्या असली कमाई प्रोडक्ट बेचने से होती है या फिर खेल कुछ और ही है? पहली नज़र में तो ये मॉडल बहुत सीधा साधा लगता है। कोई प्रोडक्ट बेचता है तो उसे उस पर 10 से 30% का सीधा कमीशन मिल जाता है। ये एकदम पारदर्शी तरीका है जहां मेहनत और कमाई सीधे सीधे जुड़ी हुई है। लेकिन सोर्स मटेरियल खुद इशारा करता है कि असली और बड़ी कमाई का रास्ता कहीं और छिपा है। अगर किसी की टीम में सिर्फ 5 लोग हैं तो आमदनी मामूली सी होगी, लेकिन अगर वही टीम बढ़कर 500 लोगों की हो जाए तो कमाई आसमान छू सकती है। तो यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि फोकस व्यक्तिगत बिक्री से हटकर टीम के साइज पर चला जाता है। तो मुद्दा ये है कि अगर किसी को इतनी इनकम कमानी है जो उसकी फुल टाइम नौकरी की जगह ले सके, तो सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं है, उसे एक बड़ी टीम बनानी ही पड़ेगी। ये कोई बोनस या ऑप्शन नहीं है, बल्कि सिस्टम की एक गणितीय मजबूरी बन जाती है। और यहीं से ये पूरा मॉडल डायरेक्ट सेलिंग से हटकर भर्ती के एक हाई प्रेशर गेम में बदल जाता है। अब बात करते हैं इसके इंसानी पहलू की। अक्सर ये कहा जाता है कि इस सिस्टम में लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो जो स्किल्स सीख रहे हैं क्या वो वाकई उनके व्यक्तिगत विकास के लिए हैं या फिर बस उस मुश्किल माहौल में टिके रहने का एक तरीका। इस मॉडल के समर्थक अक्सर कहते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल MBA जैसा है। ये लोगों को बात करने का हुनर, लीडरशिप, मंच पर बोलना, आत्मविश्वास और सबसे बढ़कर बार बार ना सुनने और रिजेक्शन को झेलने की हिम्मत सिखाता है। यकीनन ये वो स्किल्स हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आ सकती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है।
सोर्स खुद ये मानता है कि लोगों को, खासकर शुरुआत में, भारी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और जब ये ना अपने ही परिवार और करीबी दोस्तों से बार-बार सुनने को मिलती है, तो इसकी एक भारी सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है। कई बार लोग सामाजिक कार्यक्रमों में जाने से भी कतराने लगते हैं। तो यहाँ एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या ये स्किल्स असली विकास के लिए सीखी जा रही हैं, या फिर ये इस तनाव भरे सिस्टम में खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक सर्वाइवल टूल हैं? और ये जो हिम्मत दिखती है, क्या ये असली आत्मविश्वास है, या सिर्फ रिजेक्शन को नज़रअंदाज करने की आदत बन गई है? चलिए अब इसके अंतिम विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। इस सफ़र में शामिल अलग-अलग जोखिम क्या हैं, और उनकी तुलना में जो इनाम मिल सकते हैं वो कितने बड़े हैं? जब हम जोखिम की बात करते हैं तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। इसमें शुरुआत में लगने वाला पैसा, यानी जो फाइनेंशियल रिस्क है, वो अक्सर बहुत कम होता है। लेकिन किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा और एक ही कंपनी पर पूरी तरह से निर्भर होने का जो सिस्टेमिक रिस्क है, वो बहुत ज्यादा होता है। सोर्स मटेरियल खुद इस सबसे बड़े खतरे को उजागर करता है। सोचकर देखिए, किसी ने सालों की मेहनत से एक बड़ी टीम बनाई, और फिर एक दिन पता चलता है कि मूल कंपनी ही बंद हो गई या किसी कानूनी पछड़े में फंस गई। उस एक झटके में उसकी सालों की मेहनत, उसका पूरा नेटवर्क और समाज में बनी उसकी साख, सब कुछ जीरो हो सकता है। तो अब जबकि हमने दोनों पक्षों के तर्कों को समझ लिया है, चलिए इस पूरी बहस के सार को एक साथ देखते हैं। ये स्लाइड पूरी बहस को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। एक तरफ बॉस मुक्त होकर काम करने, सीधी बिक्री से कमाने और एक पैसिव इनकम बनाने का अवसर है। वहीं दूसरी तरफ नियंत्रण का भ्रम, भर्ती पर भारी निर्भरता और अपनी प्रतिष्ठा से जुड़ा एक बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन एक बात ऐसी है जिस पर इस मॉडल के समर्थक, इसके आलोचक और हमारा सोर्स मटेरियल सभी पूरी तरह से सहमत है, और वो ये कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है। इसमें अगर सफलता पानी है तो रोजाना की कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा धैर्य और कभी हार न मानने वाली सोच की जरूरत पड़ती है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण को एक अंतिम सवाल पर आकर छोड़ते हैं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में मिलने वाले सशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकास के अवसर इसके अंदर छिपे हुए भारी जोखिमों और सामाजिक दबावों से ज्यादा कीमती हैं? इस पर विचार करें और अपना निष्कर्ष खुद निकालें।